Hello guys, so welcome to Chanakya Coaching Center. So my name is Amit Goyal. I have experience of 20 years of teaching quant and reasoning for various competitive exams. And today I am going to discuss second session of arithmetic and data interpretation without formula. So I am running this series on YouTube channel of Chanakya Coaching Center. और इसमें हम SBI क्लर्क को हम टारगेट कर रहे हैं। तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो SBI क्लर्क में आ सकते हैं, वी आर टारगेटिंग दोज क्वेश्चन शेयर एंड दोज कंसेप्ट शेयर। सो चलिए शुरू करते हैं। तो हमने जो फर्स्ट सेशन था, आपने अगर वो सेशन अटेंड करा हो तो उसमें हमने शुरुआत करी थी परसेंटेज के बेसिक सक्सेसिव परसेंटेज चेंज वाले कंसेप्ट से, और दूसरी हमने पढ़े थे, शुरुआत करी थी हमने a इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई, ये इस कंसेप्ट से। ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, बहुत बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं ये। अब देखते हैं यहाँ पे हम तीसरी बात करते हैं। देखिए, तो आज हम एक डेटा इंटरप्रिटेशन का सेट करेंगे, प्लस उससे पहले हम एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सीखेंगे विच इज कॉल्ड मल्टीप्लाइंग फैक्टर। अब मल्टीप्लाइंग फैक्टर कंसेप्ट बहुत अच्छा कंसेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, और ये क्या करता है, बहुत सारे आप देखो, दो फायदे होते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर को कंसेप्ट को एक बार समझने के और इसको अप्लाई करने के। एक तो आपको प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट या सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड टेस्ट में वो जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मुलेज हैं जो हमने स्कूल में पढ़े थे, अमाउंट इज इक्वल टू पी 1+r/100 या SP - CP/CP × 100 जैसे कॉम्प्लेक्स वाहियात से फॉर्मूले, उनको लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और दूसरा, परसेंटेज में जो बेस वाली गलती होती है, जो ज़्यादातर बच्चे बेस वाली गलती करते हैं, वो आपको वो गलती से आप बच जाएंगे। तो समझिए, अगर किसी भी वैल्यू को मुझे लेट्स से जस्ट अ मिनट 20% बढ़ाना है, इफ आई नीड टू इंक्रीज इट बाय 20%, तो बट आई कैन डू, मैं x में 20% ऑफ x जोड़ दूंगा, 20% बढ़ा दिया, तो ये हो जाएगा x + 20/100 ऑफ x। और अगर मैं 100 एलसीएम ले लूं तो 100x + 20x हो जाएगा 120x, और इसको मैं बोल सकता हूं 120% ऑफ x, इजंट इट। तो पहला पॉइंट ये समझिए कि किसी भी चीज़ को 20% बढ़ाना है तो मैं आज के बाद ये वाले स्टेप्स नहीं करूंगा, और मैं डायरेक्टली नई वैल्यू को 120% ऑफ द पुरानी वैल्यू बोल सकता हूं। तो ऐसे सोचिए, कोई भी चीज़ ऑलरेडी 100% होती है और अगर उसको 20% बढ़ा दिया जाए तो नई वैल्यू बिकम्स 120% ऑफ द पुरानी वैल्यू, ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू। ना अब इसको और दूसरा समझिए, इसको क्या मैं 1.2x लिख सकता हूं, 120/100 बन जाएगा ये। अब ये 1.2 को मैं नाम देता हूं मल्टीप्लाइंग फैक्टर ऑफ 20% राइज। तो आज के बाद मुझे किसी भी चीज को 20% बढ़ाना है तो मैं पुरानी वैल्यू को 1.2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो आई विल गेट द न्यू वैल्यू, इजंट इट। आज के बाद किसी भी चीज को 20% बढ़ाना है तो पुरानी वैल्यू को मैं 1.2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 1.2 मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। तो सोचिए, अगर मान लीजिए मुझे 10% बढ़ाना होता तो मैं उसको पुरानी वैल्यु को 1.1 से मल्टीप्लाई कर देता। क्यों? कोई भी चीज 100% होती है, 10% बढ़ाने से नई वैल्यू विल बी 110% ऑफ द पुरानी वैल्यू, और 110/100 क्या होता है, 1.1। तो 1.1 क्या है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर ऑफ 10% राइज। अगर मुझे किसी भी चीज को मान लेते हैं 35% बढ़ाना है, तो इसका मतलब नई वैल्यू विल बी, न्यू वैल्यू विल बी 1.35 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू। क्यों? कोई भी चीज 100% होती है, नई 35% बढ़ाने से नई वैल्यू विल बी 135% ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू, एंड 135/100 इज 1.35, इजंट इट। ग्रेट। और देखिए, तो अगर मान लीजिए मुझे इंक्रीज करना है किसी भी चीज को 10%, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर बनेगा 1.1। 20% इंक्रीज करना है तो 1.2, 100 में जोड़ दीजिए 21, 20% 1.2, 30% इंक्रीज करना है तो न्यू वैल्यू विल बी 130% ऑफ द पुरानी वैल्यू, 130/100 इज 1.3। 15% बढ़ाना है किसी भी चीज को तो न्यू वैल्यू विल बी 1155, 115% ऑफ द पुरानी वैल्यू, एंड 115/100 इज 1.15। और सिर्फ 5% बढ़ाना है तो नई वैल्यू विल बी 1.05।
भगवान ना करे किसी चीज़ को डिक्रीज करना पड़ जाए। तो डिक्रीज करना पड़ जाए तो क्या होगा, अगर मान लीजिए मुझे किसी भी चीज़ को 10% डिक्रीज करना है, तो नई वैल्यू शुड बी 90% ऑफ द पुरानी वैल्यू एंड 90 अपॉन 100 इज 0.9, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर शुड बी 0.9। 20% डिक्रीज करना है तो नई वैल्यू शुड बी 80% ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू एंड 80 अपॉन 100 इज 0.8, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर शुड बी 0.8। तो आई विल मल्टीप्लाई द ओरिजिनल वैल्यू बाय 0.8 टू गेट द न्यू वैल्यू। अगर सिर्फ 15% डिक्रीज करना है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर शुड बी 0.85। वाई? बिकॉज कोई भी चीज 100% होती है, 15% डिक्रीज करने से नई वैल्यू विल बी 85% ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू। और बताइए सिर्फ 5% डिक्रीज करना हो तो यस, मल्टीप्लाइंग फैक्टर शुड बी 0.95। अब मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होते हैं ये तो समझ लिया, अब मल्टीप्लाइंग फैक्टर को यूज कैसे करते हैं ये समझ लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए, अगर मान लीजिए कि किसी कंपनी की सेल 2015 में $725.48 मिलियन थी और अगले साल उस कंपनी की सेल 7% ग्रो कर गई 2016 में। तो अगर मुझे 2016 की सेल निकालनी है तो इट विल बी 725.48 मल्टीप्लाइड बाय 1.07, इजंट इट? मैं कैलकुलेशन में नहीं जा रहा हूँ, मैं कंसेप्ट सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो 2016 में उसकी सेल कितनी होगी? 107% ऑफ द पुरानी वैल्यू। कोई भी चीज 100% होती है, 7% बढ़ने से 107%, 107 अपॉन 100 1.07। अगले साल मान लेते हैं कि ये सेल 3% डिक्रीज हो जाए, तो 3% डिक्रीज हो जाए तो 2017 में जो सेल होगी वो 2016 के मुकाबले 3% डिक्रीज होगी। तो वट एवर दिस वैल्यू इज, ये पूरी वैल्यू मेरी नई बेस है और इसका 3% अगर मैं कम कर दूंगा तो अगले साल की सेल इसका 97%, यानी कि 725.48 इंटू 1.07 का 97%, यानी कि 0.97। क्लियर है? चलिए और देखते हैं। अगर 2005 में मान लेते हैं कि किसी जैसे प्रोडक्शन ऑफ राइस आपको दिया हुआ है 2005 में 243.78 मिलियन मैट्रिक टन, ठीक है। 2005 में चावल का उत्पादन इंडिया में इतना हुआ, प्रोडक्शन ऑफ राइस। मान लेते हैं कि पिछले कुछ सालों से एक ट्रेंड देखा जा रहा है कि हर साल चावल का उत्पादन पिछले साल के मुकाबले 10% बढ़ जाता है। मान लेते हैं ऐसा हो रहा है, रीजंस कुछ भी होंगे, हो सकता है इरिगेशन सिस्टम बेटर होता जा रहा है, या हो सकता है कि हम जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स यूज कर रहे हैं, उस वजह से प्रोडक्शन बढ़ रहा हो, बट प्रोडक्शन बढ़ रहा है। तो अगर अगले साल 10% प्रोडक्शन बढ़ जाएगा तो इसका मतलब अगले साल का प्रोडक्शन होगा वो 10% किसका बढ़ेगा? 2005 की वैल्यू का, यानी कि दिस मल्टीप्लाइड बाय 1.1 वट एवर इट विल बी। अगले साल इसका 10% बढ़ जाएगा, तो इसका 10% बढ़ाओगे तो 243.78 इंटू 1.1 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये पूरी वैल्यू जो भी 2006 की वैल्यू है उस पूरे पे 10% बढ़ाओगे, और उस पूरे का 10% जब आप बढ़ाओगे तो इस बेस को, इस पूरे को 100% मानोगे। ये आपका नया बेस है, 2006 की वैल्यू नया बेस है, और इसका 10% बढ़ाने से इसका 110% निकालना पड़ेगा, और ये पूरी वैल्यू जब 1.1 से मल्टीप्लाई होगी तो 1.1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो दिस विल बी द प्रोडक्शन ऑफ राइस इन 2007। अगले साल इस पे 10% की जब ग्रोथ होगी तो इसका मतलब ये जो भी वैल्यू है अगले साल इसका 110% का उत्पादन होगा, तो 243.78 इंटू 1.1 स्क्वायर इंटू 1.1 विच विल बिकम 1.1 का क्यूब। तो बताइए अगर यही ट्रेंड है तो 2004 का प्रोडक्शन कैसे निकालेंगे? यह हमारा क्वेश्चन है, 2004 का प्रोडक्शन कैसे निकालेंगे? आप सोचिए। चलिए, तो आप अगर आप यही सोच रहे हैं कि 243.78 को 0.9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और आपको ये वैल्यू मिल जाएगी, तो मेरे दोस्त आप गलत हो। क्यों गलत हो? क्योंकि व्हाट आर यू डूइंग? यू आर डिक्रीजिंग 10% ऑफ दिस वैल्यू। जस्ट अ मिनट, यू आर डिक्रीजिंग 10%। अरे यार मैं तो अच्छा एरो का ऑप्शन है नहीं इसमें, है ना? ओके कोई बात नहीं। यू आर डिक्रीजिंग 10% ऑफ दिस वैल्यू टू रीच हियर, बट आपको इसका 10% घटा के पीछे थोड़ी ना जाना है, आपको तो इसका 10% बढ़ा के आगे आना है। जब आप यहाँ से यहाँ गए थे तो आपने इसका 10% बढ़ाया था, तब आप यहाँ आए थे। 2006 में जो ग्रोथ हुई थी वो 2005 की वैल्यू पर हुई थी,
2007 में जो ग्रोथ हुई थी वो 2006 की वैल्यू पर हुई थी, तो 2005 में जो ग्रोथ हुई होगी वो 2004 की वैल्यू पर हुई होगी, जो कि नहीं दी है। तो करना क्या चाहिए, लेट्स से 2004 की वैल्यू को x मान लो। तो अगर मैं इसको x मान लूं तो इस पे 10% की ग्रोथ होगी, तो इसका मतलब x का 110%, x इंटू 1.1 शुड बी इक्वल टू 243.78। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 243.78 डिवाइडेड बाय 1.1। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें 2004 की वैल्यू निकालनी है, तो आप इसका 10% डिक्रीज करके पीछे नहीं जा सकते, आप इसको 0.9 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, तो यहाँ पे ये वैल्यू आएगी 243.78 डिवाइडेड बाय 1.1, इजंट इट। और अगर इसी तरीके से कोई आपसे पूछे 2003 की वैल्यू बताइए, तो आप 2003 की वैल्यू जो भी आएगी आप उससे 10% बढ़ा के आपको यहाँ आना है। तो मान लेते हैं ये वैल्यू z है, तो z से 10% बढ़ाओगे तो z का 1.1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको इतना मिलेगा। तो z की वैल्यू क्या हो जाएगी, 243.78 डिवाइडेड बाय 1.1 का स्क्वायर, यानी कि z की वैल्यू क्या हो जाएगी, z विल बिकम 243.78 डिवाइडेड बाय 1.1 का स्क्वायर। चलो फाइनल लर्निंग लेते हैं। तो फाइनल लर्निंग ये है, हम यहाँ से सीख हमें ये मिलती है कि अगर हमें 2005 की वैल्यू दी है और हमें आगे जाना है, 2006 की वैल्यू निकालनी है, 2007 की वैल्यू निकालनी है, 2008 की वैल्यू निकालनी है, हमें आगे की तरफ जाना है, तो हम मल्टीप्लाइंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। और अगर हमें पीछे की तरफ जाना है तो हम मल्टीप्लाइंग फैक्टर से डिवाइड करते चले जाएंगे। तो इस बात को अगर हम याद कर लें तो हमारे दो फायदे होंगे। एक, आज के बाद कभी भी बेस वाली गलती नहीं होगी, गलत वैल्यू का परसेंटेज नहीं लेंगे हम। और दूसरा, आपको सच बताइए, मानिए आपको फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो आपने फॉर्मूले यूज करे हैं प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट के, एसपीसीपी या अमाउंट इज इक्वल टू P1 प्लस R/100, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। कारण मैं आपको समझाता हूँ। सारा खेल एक्चुअली मल्टीप्लाइंग फैक्टर का ही है। हमें बचपन में छोटे थे तो हमें बेवकूफ़ बनाया जाता था कि भाई प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट के ये वाहियात से फॉर्मूले हैं, रट लीजिए, और अमाउंट के ये फॉर्मूले हैं। देखिए आपको दिखाता हूँ कि कैसे सारा खेल मल्टीप्लाइंग फैक्टर का ही है। देखिए, मान लीजिए कि ये कोई भी प्रोडक्शन ऑफ राइस नहीं है और ये मेरा बैंक अकाउंट है, मान लेते हैं, मानने में क्या जा रहा है, और मान लेते हैं कि इस अकाउंट को मैं भूल चुका हूँ, कभी मैंने खोला होगा और मैं इसको अभी ऑपरेट नहीं करता हूँ। 2005 में इस अकाउंट में इतना पैसा था और मेरे को बैंक 10% का इंटरेस्ट देता है, CI। तो क्वेश्चन है कि 2005 में इतना पैसा था तो 2008 में कितना होगा, हमें ये वैल्यू पूछी है। तो अगर मैं इसको फॉर्मूले से करूं तो बेटा मुझे प्रिंसिपल गिवन है कि 2005 में मेरे अकाउंट में जो पैसा था वो मेरा प्रिंसिपल है। मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है कितना, 10% पर एनम विच इज CI। मुझे टाइम गिवन है तो 3 साल के में कितना पैसा हो जाएगा, अमाउंट निकालना है। तो जनरली क्या अप्रोच लगती है, ज़्यादातर बच्चे क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या है, P अमाउंट इज इक्वल टू P1 प्लस R/100 की पावर n। अब प्रिंसिपल तो आपको गिवन है, कितना गिवन है, 243.78, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 है और पावर n यानी कि टाइम हो जाएगा 3 साल। तो सोचो आप इस फॉर्मूले से जो वैल्यू निकालते हैं, जो आपने स्कूल में सीखा है इस फॉर्मूले को, तो इससे आप जो आंसर निकाल रहे हैं और मैंने जो ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है आंसर, क्या ये दोनों बातें सेम नहीं है, सेम ही तो हैं। ये भी तो 1.1 का क्यूब है, ये भी 1.1 का क्यूब है, तो इसका मतलब आज के बाद इस फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं है। आगे जाना है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है और पीछे जाना है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर से डिवाइड करना है, इजंट इट। और देखते हैं प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट क्या अलग होता है, नहीं, आपको दिखाता हूं कैसे, सेम ही तो है। देखिए, मान लेते हैं ए ने एक आर्टिकल खरीदा और उसने वो आर्टिकल बी को बेच दिया, कितने पे, ए ने वो आर्टिकल बेचा बी को, लेट्स से 20% प्रॉफिट में। कितने में बेचा, 20% प्रॉफिट में बेचा। इसके बाद बी ने वो आर्टिकल खरीदा, वो सी को बेच दिया आगे, कितने में, 10% लॉस प्रॉफिट में, और सी ने बेच दिया डी को। तो सी ने कितने में बेचा, बी ने सी को कितने में बेचा, 10% प्रॉफिट में, और सी ने कितने में बेचा, 10% लॉस में। अब इसमें दो क्वेश्चन बनते हैं, एक आसान वाला एक कठिन वाला। आसान वाला क्वेश्चन कुछ ऐसा बनता है कि अगर ए ने ये आर्टिकल खरीदा है कुछ रुपीज में, जैसे 750 रुपीज में, तो डी ने कितने में खरीदा होगा।
तो ये क्वेश्चन आसान है। क्यों आसान है, ये सब कर लेते हैं। वो क्या करते हैं कि 750 को 1.2 से मल्टीप्लाई करेंगे, या 750 का 20% बनेगा 150, इसमें जोड़ देंगे 900 वैल्यू आ जाएगी। 1.2 क्यों, क्योंकि 20% प्रॉफिट का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1.2 बनता है। ध्यान रखिएगा मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या बनेगा ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि प्रॉफिट है या लॉस है, और उसको मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि आगे जाना है या पीछे जाना है। समझे मेरी बात? मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या बनेगा ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि प्रॉफिट है या लॉस है, और उसको मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि आगे जाना है या पीछे जाना है। 20% प्रॉफिट का मल्टीप्लाइंग फैक्टर हमेशा 1.2 बनेगा और 20% लॉस का हमेशा 0.8 बनेगा। 10% प्रॉफिट का मल्टीप्लाइंग फैक्टर हमेशा 1.1 बनेगा और 10% लॉस का हमेशा 0.9 बनेगा। 30% प्रॉफिट का मल्टीप्लाइंग फैक्टर हमेशा 1.3 बनेगा और 30% लॉस का हमेशा 0.7 बनेगा। आगे जाएंगे तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे और पीछे जाएंगे तो डिवाइड करेंगे। अब क्योंकि ए का प्राइस दिया हुआ था, डी का निकालना था, तो कॉमन सेंस है कि हमें आगे जाना है, तो हम मल्टीप्लाइंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। पहले तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर डिसाइड कर लो। 20% प्रॉफिट का 1.2, 10% प्रॉफिट का 1.1 और 10% लॉस का 0.9। 100 में से माइनस कर दिया करो, एड प्रॉफिट के लिए प्लस कर दो 100 में और लॉस के लिए माइनस कर दो। 100 माइनस 10 90, 90%, 90 अपॉन 100 0.9। 100 प्लस 10 110, 110 अपॉन 100 1.1। 100 प्लस 20 120, 120 अपॉन 100 1.2। अब बी का प्राइस आ गया। अब बी ने सी को बेचा 10% प्रॉफिट में। अब या तो आप 900 को 1.1 से मल्टीप्लाई कर दो, या सीधा आप इसका 10% 90 जोड़ दो तो आप 990 प्राइस आ जाएगा। अब सी ने ये इतने में खरीदा तो डी ने कितने में खरीदा होगा, 10% लॉस में। या तो आप 990 का 0.9 से डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो, या इसका 90% 99 इसमें से माइनस कर दो, तो आप कहां पहुंचोगे 891 में। तो डी ने आर्टिकल इतने में। ये क्वेश्चन आसान था, ये सब कर सकते थे। पता है कठिन दिक्कत कब आएगी, जब वो आपको बोल दे कि डी ने इस आर्टिकल के फला फला रुपीज पे करे हैं तो ए ने कितने में खरीदा होगा। आप तो जानते हैं क्या करना है अब, लेकिन सोचो जो नहीं जानते वो क्या करेंगे, या आप भी अभी आपने सीखा है, इससे पहले आप क्या करते हैं। ये क्वेश्चन नाइटमेयर बन जाता है 90% लोगों के लिए। अगर डी ने इस आर्टिकल के 1188 रुपीज पे करे हैं तो ये ए ने में कितने में खरीदा होगा। तो लोग क्या करेंगे, जनता क्या करेगी, वो पहले सी का प्राइस निकालेगी, फॉर्मूला लगाएगी, ये एसपी है, ये सीपी है, प्रॉफिट परसेंट होता है एसपी माइनस सीपी ओवर सीपी इनटू 100। तो यहाँ तो लॉस हो रहा है तो -10 के बराबर रखेगी, सीपी की वैल्यू एसपी की वैल्यू डालेगी, सीपी को एक्स मानेगी। 100 से 150 सालों में सी का प्राइस आ जाएगा। फिर इस फॉर्मूले को रिपीट करेंगे तो और 100 से 150 सालों में बी का प्राइस आएगा, और इस फॉर्मूले को फिर से रिपीट करेंगे तो और 100 से 150 सालों में ए का प्राइस आ जाएगा। तो 400 से 500 सालों में हमें ए का प्राइस मिल ही जाएगा। लेकिन अगर आप जानते हैं कि हमारी क्या ट्रिक है, फॉर्मूला जाए भाड़ में, हम जानते हैं कि सारा खेल मल्टीप्लाइंग फैक्टर का ही है, तो हमें पीछे जाना है, और पीछे जाना है तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग फैक्टर से डिवाइड करेंगे। तो मैं डायरेक्टली इस क्वेश्चन को अगर एग्जाम में करूं तो मैं डायरेक्टली इसका ये रिजल्ट लिखूंगा। एक तो 1.2 से डिवाइड होगा, एक 1.1 से डिवाइड होगा ये वाली वैल्यू, और एक 0.9 से डिवाइड होगा। एक एक करके डिवाइड करने के बजाय एक साथ तीनों से डिवाइड कर दीजिए। और एग्जाम में तो आप बाकी सारी चीजें नहीं लिखेंगे, डायरेक्टली आप ये वाला हिस्सा लिखेंगे। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे कि ए बॉट अ बाइसाइकिल एंड ही सोल्ड इट टू बी एट 20% प्रॉफिट, तो आपके दिमाग में फ्लैश करेगा, अच्छा 1.2 20% प्रॉफिट का 1.2। क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते शॉर्टकट्स क्या होते हैं, आधा काम क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते हम कर दें, वही तो शॉर्टकट्स हैं। बी ने सी को बेचा 10% प्रॉफिट में, अच्छा 1.1। सी ने डी को बेचा 10% लॉस में, ओहो बड़ा दुख हुआ जान के, बेचारे को नुकसान हो गया, अच्छा 0.9। क्यों? 10% लॉस है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर 0.9 बनेगा। क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते हमने तीनों मल्टीप्लाइंग फैक्टर सोच लिए। If D has paid rupees 1188 for the article, how much A must have paid? अच्छा पीछे जाना है, डी का प्राइस दिया, ए का पूछा है, चालाकी करता है, पीछे जाना है। तो हम क्या करेंगे, तीनों मल्टीप्लाइंग फैक्टर से डिवाइड कर देंगे। 1188 तो दिया ही है डी का प्राइस, ए का, तो हम डायरेक्टली ये लिखेंगे। तो कोई फॉर्मूला यूज नहीं करा, डायरेक्टली आंसर मेट करा। ऑफकोर्स कैलकुलेशन तो हम कर ही सकते हैं। अगर मैं ऊपर 3 जीरो बढ़ा दूं और नीचे इसको मैं 12 इंटू 11 इंटू 9 लिख दूं, तो पहले 11 से काटूंगा, 11 1 जा 11 0, 11 8 जा 88 0 0 0, फिर 9 से काटूंगा, 9 1 जा 9 1 आएगा, 9 2 जा 18 0 0 0, फिर 12 से काटूंगा, 12 1 जा 12 0 0 0। तो ए का प्राइस कितना आ गया इसके लिए, 1000। गॉट माय पॉइंट। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर टेक्निक बहुत बेहतरीन टेक्निक है। आगे जाते हैं, मल्टीप्लाइंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, पीछे जाते हैं, डिवाइड करते हैं, बेस वाली गलती नहीं होती, फॉर्मूले की जरूरत नहीं रह जाती।
और सारा खेल मल्टीप्लाइंग फैक्टर का ही है। तो आज हमने ये बड़ी अच्छी टेक्निक सीखी। अब हम क्या करते हैं, हम आते हैं कुछ क्वेश्चंस में। तो देखिए, ये डेटा इंटरप्रिटेशन का कुछ क्वेश्चन ले रहे हैं। हमने एक टेक्निक और सीखी थी। हमने सीखा था कि पिछली क्लास में, मैं उसको रिवाइज करा रहा हूँ, अगर जिसने नहीं देखा है सेशन 1 तो प्लीज़ जाके सेशन 1 जरूर देखिए उसका वीडियो। हमने पढ़ा था सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। हमने पढ़ा था किसी वैल्यू को अगर हम a% बढ़ाएं और उस नई वैल्यू को बेस मान के उसमें b% बढ़ा दें, तो यहाँ से यहाँ पे जो नेट इंक्रीमेंट होता है, इट कैन बी कैलकुलेटेड बाय अप्लाइंग a प्लस b प्लस ए बी अपॉन 100। नेट इंक्रीमेंट कितना होगा, a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। ये बताता है नेट परसेंटेज चेंज बिटवीन द इनिशियल वैल्यू एंड द फाइनल वैल्यू। तो इसको भी हम यूज करेंगे और मल्टीप्लाइंग फैक्टर को भी यूज करेंगे। तो देखते हैं हमारे सामने क्या सेट है, देखिएगा। फॉलोइंग टेबल गिव्स द परसेंटेज चेंज इन द सेल्स वैल्यू ऑफ अ 3 कंपनीज फ्रॉम 2008 टू 2012। तो सेल्स वैल्यू का परसेंटेज चेंज दे रहा है। ये क्या बता रहा है, ये कि पिछले साल के मुकाबले कितने परसेंट सेल्स चेंज हुई है, सेल्स रेवेन्यू कलेक्शन कितना चेंज हुआ है। जैसे कंपनी ए का 2008 में ग्रोथ रेट है 8% सेल्स में, किसके मुकाबले होगा ये, ऑफ कोर्स पिछले साल के मुकाबले, यानी कि 2007 के मुकाबले 2008 में 8% की वृद्धि हुई होगी। किसी भी साल की ग्रोथ रेट बाय डिफॉल्ट पिछले साल से कंपेयर होती है अनलेस स्टेटेड अदरवाइज। तो 2008 में जितनी भी सेल होगी 2009 में उससे 11% ज्यादा होगी। देखो यहां लिखा है ना, 2009 के नीचे लिखा है, लेकिन कैसे समझेंगे, ये 2008 से 2009 का चेंज है। 2008 के मुकाबले 2009 में 11% ज्यादा बिक्री हुई है दो कंपनी ए की। 2009 से 2010 से 9% का ग्रोथ है। कभी नेगेटिव ग्रोथ आ जाए जैसे यहां पे दिखेगा, तो 2007 से 2008 में 10% की ग्रोथ हुई है और 2008 से 2009 में 4% का ड्रॉप हुआ है, क्योंकि माइनस साइन लिखा हुआ है। तो ये आपको 3 कंपनी का परसेंटेज चेंज सेल्स का डेटा गिवन है इस सेट में। अब क्वेश्चंस क्या पूछे हैं, व्हाट इज द ओवरऑल परसेंटेज राइज, ओवरऑल कितने परसेंट का चेंज हुआ है फॉर द कंपनी ए फ्रॉम 2008 टू 2010। तो 2008 से 2010 में ओवरऑल चेंज कितने परसेंट है, तो चलो देखते हैं। तो 2008 से 2010 में जो आपका जो चेंज है, तो देखिए क्या हमें ये वाली वैल्यू लेनी होगी, नहीं। क्यों, क्योंकि ये तो 2007 से 2008 की ग्रोथ है ना, और हमें क्वेश्चन 2008 से 10 का पूछ रहा है, तो हमें पहले 8 से 9 लेना होगा। 8 से 9 में क्या कितनी ग्रोथ हुई है, 11% की वृद्धि हुई है सेल्स में, और 9 से 10 में 9% की वृद्धि हुई है। 2010 के नीचे जो लिखी है दोबारा बता दूं, वो 9 to 10 की ग्रोथ है। तो 8 to 9 की ग्रोथ है 11% और 9 to 10 की ग्रोथ है 9%। तो हमें 2008 से 2009 की पूछी है, तो ये हो जाएगी a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, क्योंकि ये सक्सेसिव ग्रोथ है। पहले 2008 से 2009 में 11% बढ़ा, फिर 2009 को बेस मान के इसका 9% बढ़ा, तो 2010 की सेल आ गई। तो 2008 से 2010 की जो ग्रोथ है वो 11 प्लस 9 प्लस 11 इंटू 9 अपॉन 100 हो जाएगी, जो कि 20.99 होगी। आंसर आएगा सी। पॉइंट टू बी नोटेड हेयर, क्योंकि इस 8 को नहीं लेंगे क्योंकि ये 7 to 8 है और क्वेश्चन तो 8 to 10 पूछ रहा है। 7 to 10 पूछता तो हम तीनों लेते फिर, और 3 का फॉर्मूला नहीं होता है। तो अगर a% बढ़ाए, फिर उसका b% बढ़े, फिर c% बढ़े, तो पहले आप 2 में फॉर्मूला लगाते हैं, पिछली क्लास को जाके देखिएगा, और जो रिजल्ट आता है उसको फिर तीसरे फॉर्मूले के तीसरे वैल्यू के साथ दोबारा से फॉर्मूला लगाते हैं, तब जाके फाइनल रिजल्ट मिलता है। खैर, फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर सी है। अगले क्वेश्चन में आइए, देखिए इसको दोबारा समझा देते हैं। तो 2009 में ग्रोथ है 9% और 2010 में ग्रोथ है 9%, 9 में 11% और 10 में इतना, तो नेट ग्रोथ हो जाएगी 11 प्लस 9 प्लस 11 इंटू 9 अपॉन 100 विच इज 20.99%। चलिए आगे बढ़ते हैं, आंसर सी है इसका। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। अगर कुछ कंपनी की सेल है 2007 में 30,000, तो बताइए 2010 में कितनी होगी।
कंपनी सी की बात हो रही है। तो देखिए 2007 में कंपनी सी की सेल कितनी है, 30,000। अगले साल क्या हुआ, 5% सेल कम हो गई। तो 5% सेल कम हो गई तो 2008 में इसका ओरली 5% कम कर दो। मल्टीप्लाइंग फैक्टर टेक्निक भी यूज कर सकते हो, लेकिन जब ओरली आपका 5% कम कर पा रहे हो तो वैसे कर दो। इसका 10% बनेगा 3,000, तो 5% बनेगा 1,500। 1,500 कम कर दो तो 28,500 आएगा। ये 2008 की सेल होगी। अब 2008 से 2009 में अगर देखें तो 10% की ग्रोथ हुई है, तो 10% सेल बढ़ जाएगी। इसका 10% बनेगा 2,850 रुपये। तो अगर आप इसमें 2,850 रुपये जोड़ दें तो आप पहुंच रहे हैं 31,350 में। ये सेल आ गई 2009 की, मानते हो? और 2009 से 2010 में 15% की ग्रोथ हुई है। तो 15% की ग्रोथ हुई है तो 2010 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 31,350 का। पहले तो 10% जोड़ोगे, कितना होता है 3135, और फिर 5% कितना होगा इसका आधा, विच इज 1,567.5। तो अगर आप इसको जोड़ दोगे तो आप कहां पहुंच रहे हो, 36,052.5 में पहुंच रहे हो। तो आंसर क्या आ रहा है आपका, ए फॉर अहमदाबाद। ये हुई एक टेक्निक। पहले 5% बढ़ाया, ध्यान दीजिए 5% घटाया, 2008 में 5% की ग्रोथ डिक्लाइन हुआ है। फिर उसके नई वैल्यू का 10% बढ़ाया, उसका 10% निकाल के उसमें जोड़ दिया, 2009 की वैल्यू आ गई। ये ऑप्शन में है, बढ़िया आंसर नहीं है क्योंकि मैं 2009 का नहीं पूछा है, 10 का पूछा है। और फिर यहाँ से 15% बढ़ाया, 15% बढ़ाने के लिए 10% एक जीरो कम कर दो और फिर 5% उसका आधा इसमें ऐड कर दो। लेकिन थोड़ा अगर आप और थोड़ा स्मार्टली सोचें तो यहाँ से यहाँ पे नेट ग्रोथ कितनी होगी। तो देखिए अगर आप सिंपली इन तीनों को ऐड करते हैं तो 15 और 10, 25 में से 5 गया, 20% आता है। वैसे क्योंकि ये सक्सेसिव ग्रोथ है तो आप सीधे ऐड नहीं करना चाहिए, आपको इस फॉर्मूले से ऐड करना चाहिए। बट समझिए ये वाला जो हिस्सा होता है इस फॉर्मूले का, ये क्योंकि ए और बी अगर छोटी वैल्यू है तो ए बी अपॉन 100 एक नेग्लेजिबल पोर्शन होता है। क्यों, आपको दिखाता हूं। जैसे अगर मान लीजिए आप किसी वैल्यू को पहले 5% बढ़ा दीजिए और उस नई वैल्यू पे 7% बढ़ा दीजिए, नई वैल्यू को बेस मान के, तो ओवरऑल ग्रोथ कितनी होगी, 5 + 7 a + b + a × b अपॉन 100। तो क्या ये 12.35 नहीं है? तो ये तो 0.35 ही बनाना, तो 0.35 तो नेग्लिजिबल है। तो अगर मैं इसको एक बार इग्नोर मार दूं तो मोटा मोटी ये जो ग्रोथ है ये 12% के आसपास ही है। जब वैल्यू छोटी होती है तो ये वाला हिस्सा थोड़ा बहुत नेग्लिजिबल होता है, हम आंसर का अंदाजा मार सकते हैं। तो इसका मतलब अगर मैं सोचूं कि अगर मैं इनको तीनों को सिंपली भी जोड़ता हूं तो ये 20 बैठता है, तो मेरी ग्रोथ 20% के आसपास ही होगी, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होगी। वैसे 3 का फॉर्मूले में आप क्या करेंगे, पहले 2 में लगाएंगे फॉर्मूला, जो रिजल्ट आएगा उसको तीसरे में लगाएंगे। तो फिर उसके बावजूद क्योंकि ये वैल्यू छोटी है और एक वैल्यू नेगेटिव भी है, तो जो ग्रोथ आएगी वो 20% के आसपास ही होगी। बड़ी वैल्यू में ऐसा ना करिए, क्योंकि बड़ी वैल्यू में जो ए बी अपॉन 100 है वो एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। जैसे अगर वैल्यू होती, किसी वैल्यू को मैं 20% बढ़ाऊं फिर मैं उसका 30% बढ़ा दूं, तो नेट जो ग्रोथ होगी वो 50 से काफी ज्यादा होगी, 56 होगी। क्यों, 20 + 30 + 20 × 30 अपॉन 100। तो ये बनेगा आपके पास 50 + 6। तो ये 6 एक सिग्निफिकेंट फैक्टर है, 56। तो 56 और 50 में जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन अगर यही वैल्यू होती 7% और उसके बाद 11%, तो जो फर्क आता वो 18% के बहुत करीब ही आता। क्यों, क्योंकि 7 + 11 + 7 × 11 अपॉन 100। तो ये हो जाता है 18.77%। तो 18 और 18.77 में मामूली फर्क है, लेकिन बड़ी वैल्यू में ये फर्क ज्यादा हो जाता है। तो क्योंकि यहाँ पे छोटी वैल्यू थी और इसलिए हम सीधा सोच सकते हैं मोटा मोटी कि 20% के आसपास की ग्रोथ होगी। अब 30,000 में अगर मैं 20% बढ़ा दूं तो 20% बढ़ाने से ये वैल्यू कितनी आएगी, 36,000 के आसपास मेरा आंसर होना चाहिए। और 36,000 के आसपास कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए मेरा आंसर है। 36,000 के आसपास वही तो मेरा आंसर होगा। ऑप्शंस देखिए ना, ऑप्शन अगर क्लोज होते तो ऑफकोर्स मैं कैलकुलेट करूंगा, नहीं तो हो सकता किस्मत अच्छी हुई तो 10 में से 8 क्वेश्चनों में, 10 में से 7 क्वेश्चनों में तो ऐसी ट्रिकें काम आ ही जाती हैं। आगे बढ़ते हैं, चलिए। तो नेट ग्रोथ, हाँ वैसे तो आप देख रहे हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर टेक्निक भी यूज कर सकते हैं। पहले 5% डिक्रीज करेंगे, 5% डिक्रीज करेंगे तो 0.95 से मल्टीप्लाई करेंगे, पहली बात। उसके बाद 10% बढ़ाएंगे, मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1.1 बनेगा, 1.1 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर 15% बढ़ाएंगे, मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1.15 बनेगा, 100 में 15 जोड़ा 115। और
मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आंसर ये आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विच कंपनी हैज द मैक्सिमम सेल। गाइज ये बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसका आंसर है डी फॉर दिल्ली। आप निकाल ही नहीं सकते किसकी सेल सबसे ज्यादा है। अरे भाई ये ग्रोथ रेट दे रहा है, ग्रोथ रेट से आप असल सेल नहीं बता सकते। जैसे मान लेते हैं दो कंपनी है ए और बी, पिछले साल के मुकाबले इसकी सेल 10% बढ़ी और इसकी सेल 20% बढ़ी, तो बी कौन सी कंपनी की सेल ज्यादा है इस साल? क्या आप बोलेंगे बी की? नहीं। क्यों? हो सकता है इसकी सेल पिछले साल 2 लाख रही हो और इस साल इसकी सेल हो जाएगी 2,20,000, सॉरी 2,20,000, और इसकी सेल सिर्फ 50,000 रही हो और ये 50,000 का 20% यानी कि 10,000 बढ़ जाएगा तो उसकी सेल 60,000 हो जाएगी। तो 60,000 ज्यादा हुआ या 2,20,000 ज्यादा हुआ? 2,20,000 ज्यादा हुआ। तो क्योंकि आपको पिछले साल की सेल नहीं पता है तो सिर्फ परसेंटेज चेंज देख के आप इस साल की सेल थोड़ी ना बता सकते हैं। तो सिर्फ परसेंटेज चेंज देखे, क्योंकि वो किसका हो सकता है, पिछले साल एक्स में एक्स का 10% हो सकता है वाई के 20% से ज्यादा हो, क्योंकि एक्स हो सकता है बड़ी वैल्यू हो, बड़ी वैल्यू का 10% ज्यादा होता है छोटी वैल्यू के 20% से, तो इसलिए आप बता नहीं सकते। तो इस क्वेश्चन का आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइंड है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस कंपनी की सेल सबसे ज्यादा है, ट्रिकी क्वेश्चन है। आंसर है कैन नॉट बी डिटरमाइंड, क्योंकि आप परसेंटेज चेंज से, बदलाव से असल वैल्यू नहीं प्रेडिक्ट कर सकते। अगले क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि इन द सेल ऑफ कंपनी बी वाज 2,92,992 इन 2012-2012, व्हाट इज इट सेल इन 2010। तो ध्यान दीजिए, यहां पे जो सेल है 2012 में वो है 2,92,992। तो 2012 की सेल दे रखी है 2,92,992 और पूछी है 2010 की सेल। गाइस पीछे जाना है आगे जाना है? पीछे जाना है। और क्या सीखा था अभी हमने? पीछे जाते हैं तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर से डिवाइड करते हैं। पहले मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या बनेगा ये तो डिसाइड कर लें। कौन सी कंपनी की बात है? कंपनी बी की बात है। तो 2000 बीच में 11 भी आता है, तो 10 से 11 में कंपनी की सेल बढ़ी है, ये वाली वैल्यू लेंगे क्योंकि जो 11 के नीचे लिखा है वो 10 से 11 की ग्रोथ है, तो 6% बढ़ी है। नहीं, हमें तो कंपनी बी की करनी है, तो 9% बढ़ी है। और 9 से 11 से 12 में 12% बढ़ी है, तो इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1.09 बनेगा और इसका 1.12 बनेगा। और 2012 की वैल्यू दी हुई है, 2010 की पूछी है, तो क्योंकि पीछे जाना है तो हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को एक तो 1.09 से डिवाइड करेंगे और दूसरा 1.12 से डिवाइड करेंगे, कर देंगे। और जब आप डिवाइड कर देंगे तो ये आप पाएंगे कि ये वैल्यू आएगी 240,000, यानी कि आंसर आएगा बी फॉर बैंगलोर। पीछे जाना है तो डिवाइड करना है। डिवाइड तो आप अपने आप कर लेंगे, किसी कैलकुलेशन वाले पोर्शन में हम किसी दिन बात करेंगे कि कैसे डिवाइड करें, लेकिन फिलहाल हम इसको 2,40,000 हमारा आंसर आ जाएगा। गॉट माय पॉइंट? ठीक है, क्योंकि पीछे जाना था इसलिए डिवाइड करना था। बी की बात हो रही है, 2012 की सेल दी है, 2010 की पूछी है, तो 2 साल पीछे जाना है। तो यहाँ का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 9% है, 9% ग्रोथ है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1.09 बनेगा, और इसमें 12% की ग्रोथ है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1.12 बनेगा। चलो आते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन में। तो देखिए 2010 की वैल्यू का 9% बढ़ाएंगे, फिर उसमें 112 उसका 12% बढ़ाएंगे तो 2012 की वैल्यू आएगी। तो 10 की वैल्यू निकालने के लिए इन दोनों को नीचे ले जाना पड़ेगा और नीचे ले जाकर डिवाइड करना पड़ेगा, और तब जाके आपको आंसर मिल जाएगा। अगले क्वेश्चन में आते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपके पास, लास्ट क्वेश्चन है आज का, और वो है कि क्वेश्चन नंबर 5। ये पूछ रहा है, ये बोल रहा है कि व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द सेल्स वैल्यू ऑफ द कंपनी बी इन 2009 टू द सेल्स वैल्यू ऑफ कंपनी सी इन 2011। बी का 2009 में और सी का 11 में, अगर 2010 में दोनों कंपनी की सेल्स सेम है। तो देखिए अगर 2010 में दोनों कंपनी की सेल में के मान लो, ध्यान से देखिएगा, 2010 में दोनों कंपनी की सेल के है, किसकी? कंपनी बी की और कंपनी सी की। तो इसकी सेल 11 में निकालनी है। अब इसकी 11 में निकालूंगा तो कितने परसेंट बढ़ाऊंगा? 9% बढ़ाऊंगा, और 9% बढ़ाऊंगा तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 1.09 से। तो ये वाली वैल्यू तो k इंटू 1.09 आ जाएगी। और इसकी सेल हमें 2009 में निकालनी है। अब 9 में निकालनी है तो बेटा 9 से 10 में ग्रोथ रेट है 15%, इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर बनेगा 1.15, और क्योंकि पीछे जाना है तो ये वाली वैल्यू होगी 1.15 से डिवाइड कर दोगे
बेटा ये 2010 के नीचे जो ग्रोथ रेट लिखी है सी की 15%, ये 2009 से 10 की है ना। तो आपको 2010 की वैल्यू दी है, पीछे जाना है तो आपका 15% ग्रोथ हुआ है 1.15, क्योंकि पीछे जाना है तो डिवाइड करना है, तो ये वाली वैल्यू इतनी आ जाएगी। अब आपको इसका और इसका रेशियो बताना है, isn't it? तो व्हाट इज द रेशियो, सॉरी 2009, सी का 9 में पहले लेना है, यानी कि इसको पहले लेना है, और फिर हमें बी का 11 में लेना है, यानी कि ये वाली वैल्यू लेनी है, ये रेशियो बताना है। अब के से तो के कट जाएगा, और जब ये उधर जाएगा तो 1:1.09 इंटू 1.15 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा आपका ए फॉर अहमदाबाद। गॉट माई पॉइंट? दोबारा समझ लीजिए, मैंने बी की वैल्यू, बी और सी की 2010 की वैल्यू सेम है, दोनों को के मान लिया। यहाँ पे 2010 में 5% का ग्रोथ है कंपनी बी में, तो यानी कि 1.05 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 2010 की वैल्यू आ जाएगी आपकी, तो सॉरी किसकी निकालनी थी, बी की 11 की निकालनी थी क्या हमें? हाँ जी, तो ये आपको 2010 की वैल्यू मिल जाएगी, और बी की 2009 की जो वैल्यू होगी वो आपको पीछे जाने से डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैंने क्या करा था, मैंने उल्टा कर लिया था, कोई बात नहीं, फर्क नहीं पड़ता है। देखिए सिंपल सी बात है, वही वही है, मैंने बस अलग अलग साल का ले लिया। तो मैं क्या करना था, हमें बी का 2009 का लेना था, तो कोई बात नहीं, हम इसको करके मान लें, इसको के मान लें, तो ये 5% की ग्रोथ है, तो इसका पीछे का निकालना था, उसका आगे का निकालना था, तो इसका 1.05 से डिवाइड कर देंगे, और इसमें के मान लेंगे तो 1.06 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इजंट इट? फिर हमें इसका और इसका रेशो निकालना है, तो आंसर ए आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने गलती से सी का पिछले साल का और बी का अगले साल का निकाल लिया था, होना था बी का पिछले साल का और सी का अगले साल का। तो ठीक है, ये आपको वैल्यू मिल गई, और आपने देखा कि आपका आंसर आ गया ए फॉर अहमदाबाद। गॉट माई पॉइंट? ठीक है बेटा, चलिए, that's all from my side today. Thank you for attending the session. Bye bye. So join us on this Telegram group for more details, और हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें। बाय बाय।